जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, बीते 10 साल से सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर यह आरोप लग रहा है कि वे सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं और जितनी भी बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, उनके नेताओं के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। कईयों को पूछताछ के बहाने बुलाया जाता है, कईयों की गिरफ्तारी होती है और ऐसा करके विरोधी पार्टियों के बीच एक डर का माहौल पैदा किया गया है और इस डर की वजह से कई सारे बड़े चेहरे जो कि बीजेपी विरोधी पार्टियों में थे, वे बीजेपी में शामिल हो गए। अब उसी कड़ी में आरोप लग रहा है महाराष्ट्र में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर कि रोहित पवार, जो कि शरद पवार के पोते हैं, उनके खिलाफ भी जो हालिया कार्रवाई हुई है, वो भी एक तरह से रोहित पवार पर दबाव बनाने की कोशिश है। कल के दिन रोहित पवार पर ईडी की गाज गिरी। रोहित पवार बारामती एग्रो नाम की एक कंपनी के संचालक हैं और उनकी ये कंपनी कई शुगर मिल्स चलाती है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल संभाजी नगर जिले के कन्नड़ तहसील में उनकी एक फैक्ट्री पर छापा मारा। उस फैक्ट्री को सील कर दिया, प्लांट को सील किया, फैक्ट्री की जो जमीन थी उसको सील कर दिया गया, फैक्ट्री की इमारत को सील कर दिया गया। तो सियासी गलियारों में अब यह हलचल मची है कि क्या रोहित पवार पर यह दबाव बनाने की एक कोशिश है, क्योंकि जब पिछले साल एनसीपी में बगावत हुई थी और चाचा अजीत पवार से बगावत चाचा शरद पवार से बगावत करके भतीजे अजीत पवार ने जब सत्ताधारी गठबंधन शामिल कर लिया था, गठबंधन में शामिल हो गए थे, महायुति में चले गए थे, तो उस वक्त रोहित पवार ने शरद पवार का साथ दिया था और वो उनके प्रति वफादार बने रहे। ऐसे में सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि ये एक तरीका है इस तरह की कार्रवाई, ताकि रोहित पवार पर दबाव बनाया जाए कि वो भी अपना खेमा बदल ले। रोहित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में और खास करके पवार परिवार से एक उभरता हुआ चेहरा है। उनकी राजनीति में एंट्री साल 2019 में हुई थी, जब एनसीपी ने उनको करजत जामखेड़ नाम की सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा था और वो जीतकर विधायक बने थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने भी अपने बेटे को लॉन्च किया था राजनीति में, पार्थ पवार को। मावल सीट से उन्हें एनसीपी का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो सीट पार्थ पवार जीत नहीं पाए थे। तो अब माना यह जा रहा है कि जो रोहित पवार हैं, वो चूंकि अब पवार परिवार से एक उभरता हुआ चेहरा है, तो ऐसे में विरोधी पार्टियों के लिए, यानी कि जो महायुति का गठबंधन है, उसके लिए आने वाले वक्त में वो एक चैलेंज बन सकते हैं, क्योंकि रोहित पवार एक अच्छे वक्ता भी हैं और हाल ही में उन्होंने एक महाराष्ट्र व्यापी यात्रा भी निकाली थी और बीते 5 साल वे लगातार काफी मुखर तरीके से बीजेपी का विरोध करते आए हैं। लेकिन एक तरफ रोहित पवार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के वे नेता जो कि सत्ताधारी गठबंधन के साथ जाकर मिल गए, उनके साथ क्या हो रहा है। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एक शुगर मिल के घोटाले के मामले में अजीत पवार की जांच कर रही थी, लेकिन उस मामले को बंद कर दिया गया। इसी तरह से छगन भुजबल, जिनकी की 2016 में गिरफ्तारी हुई थी महाराष्ट्र सदन के मामले में, महाराष्ट्र सदन जो दिल्ली में बनाया गया था, उसके घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी और करीब 2 साल तक छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल जेल में थे। तो अब कुछ महीनों पहले पता चला कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जो है उनकी फाइल ही गुल हो गई है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से फाइल गुल हो गई है, इसके लिए अब अदालत में ईडी की तरफ से कहा गया कि इस मामले को बंद ही कर दीजिए। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर से फाइल गुल हुई कैसे, और अगर वो फाइल गुल हुई है तो क्या किसी तरह की जांच ईडी ने बिठाई ये पता करने के लिए कि आखिर किसने वो फाइल गुल की। क्या पुलिस के पास कोई एफआईआर दर्ज कराई गई फाइल के गुल होने की या चोरी होने की? क्या अब तक पता चल सका है कि वो फाइल कहां है, या फिर अगर गुल की है तो किसने की है? क्या ईडी ने अपने ही किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है? इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक ये बात सच है कि ईडी बीते 10 सालों के भीतर जिस तरह की सक्रियता महाराष्ट्र में दिखाते आई है,
उससे जो विपक्षी खेमा है उसमें हड़कंप जरूर मचा हुआ है और कई बड़े चेहरे ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसियों के डर से बीजेपी या फिर सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हो गए। सबसे ताजा नाम अशोक चौहान का था, जो कि आदर्श घोटाले में फंसे हुए थे। तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, जबकि वो कांग्रेस के एक स्तंभ माने जाते थे। उनका परिवार बीते कई दशकों से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था। उनके पिता शंकर राव चौहान केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो गृह मंत्री थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। खुद अशोक चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख थे। तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसी तरह से जून 2022 में जब शिवसेना में बगावत हुई, तो उस बगावत के दौरान भी जो है कई ऐसे नेताओं ने बागी गुट का साथ दिया जिनके खिलाफ ईडी या सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, जैसे कि प्रताप सरनाइक, भावना गवली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव। तो ये ऐसे कुछ नेताओं के नाम हैं जिन्होंने की ईडी की दबिश से अपना पाला बदल लिया था। प्रताप सरनाइक ने तो खुलेआम उस दौरान जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो एक खत भी लिख दिया था उद्धव ठाकरे को कि आप बीजेपी के साथ में अपने रिश्ते सुधार लीजिए, क्योंकि बीजेपी जो है इस तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमें परेशान कर रही है। तो जो लोग चले गए सत्ताधारी पक्ष के साथ में, उनके खिलाफ एकाएक ईडी की कार्रवाई रुक गई। ना तो उनको सम्मन भेजा जाता है, ना पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। हालांकि बीच में अमित शाह का यह बयान जरूर आया था कि जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें से, या फिर बीजेपी समर्थक दलों में शामिल हुए उनमें से किसी के भी मामले वापस लिए नहीं गए हैं। मामले अभी भी दर्ज हैं, विड्रॉ नहीं किए गए हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि बीजेपी ने अभी भी इन लोगों की पूंछ पकड़ कर रखी हुई है ताकि कल को ये लोग यहां वहां ना कर सकें। तो खैर, जो कुछ भी होता है महाराष्ट्र की राजनीति में, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी जो रोहित पवार का बयान आया है, रोहित पवार ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसको गैरकानूनी बताया है और कहा है कि वो उसको अदालत में चुनौती देंगे। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।